कॉपी में हेडिंग डालना रेडियस ऑफ कर्वेचर। बेटा जो लोग ऑनलाइन उनको मेरी स्क्रीन शो हो रही है ना? यस सर। ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर इन प्रोजेक्टाइल मोशन। ध्यान सुनना बेटा, उससे पहले मैं तुमको कुछ आइडिया देना चाहता हूँ सर्कल के बारे में। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में चल रहा है तो उसकी जो वेलोसिटी होगी क्या वो टेंजेंशियल होगी? अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में चल रहा है तो उसकी वेलोसिटी मैंने बोला किस तरफ होगी? टेंजेंट की तरफ। टेंजेंट समझते हो? यस सर। ठीक है, तो मैंने बोला वेलोसिटी कैसी है? टेंजेंशियल। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में चलता है तो उस पर एक एक्सीलरेशन होता है टूवर्ड सेंटर। एक्सीलरेशन इज टूवर्ड सेंटर, इसीलिए इस एक्सीलरेशन को हम बोलते हैं सेंटीपिटल एक्सीलरेशन। सेंटीपिटल एक्सीलरेशन। ठीक है, तो मैंने बहुत क्लियरली बोला अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में चल रहा है तो उसकी वेलोसिटी पक्का कैसी होगी? टेंजेंशियल। और सेंटीपिटल एक्सीलरेशन हमेशा किधर लगता है? टुवर्ड सेंटर, सेंटर की तरफ लगता है, इसलिए इसका नाम क्या है? सेंटीपिटल एक्सीलरेशन, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। तभी मैं बस चाहता हूँ उसका एक फॉर्मूला बताना। सेंटीपिटल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है v²/r। ठीक है, सेंटीपिटल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला मैंने क्या बताया? v², यहाँ पे v हमारी कौन है? वेलोसिटी या स्पीड, और r कौन है? रेडियस। ठीक है, आई होप रेडियस सब कुछ लोग समझते हो क्या है? ठीक है, और ये भी वेलोसिटी है। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा है, देखो ध्यान से, टेंजेंशियल। तो जरूरी है कि टेंजेंशियल होनी चाहिए। ध्यान से देखते हैं ना, देखना क्या कमाल चलता है टॉपिक पे। मैं बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन कराऊंगा इसमें। तो पहले टॉपिक का नाम था रेडियस ऑफ कर्वेचर इन प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव में जो हम लोग सीबीएसई में पढ़ते हैं उसी को एक्सटेंड कर देते हैं, क्या प्रॉब्लम है? तो देखो भाई, एक ये प्रोजेक्टाइल मैंने फायर करा, कितनी स्पीड से? u स्पीड से। कितने एंगल पे? थीटा। तो क्या इसका कंपोनेंट होगा? u cos थीटा आई कैप। लॉजिकल लगा? ये दूसरा कंपोनेंट है u sin थीटा j कैप। ठीक, अब मैं चाहता हूँ हाईएस्ट पॉइंट देखो। देखा, क्या हाईएस्ट पॉइंट पे कोई वेलोसिटी होगी? v/0 होता है हाईएस्ट पॉइंट में, v/0 होता है, vx0 नहीं होता। vx तो हमेशा ux के इक्वल होगा, हमेशा कांस्टेंट। वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस इज ऑलवेज कांस्टेंट। उसका रीजन क्या है? ax कितना है? 0। जब x एक्सिस पे कोई एक्सीलरेशन नहीं है इसका मतलब वेलोसिटी पक्का क्या है? कांस्टेंट। ये बात समझ में आई? तो क्या हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी हमारी u cos थीटा है? यस सर। ठीक है, अब ध्यान से देखना, हाईएस्ट पॉइंट पर मैंने क्या कोई सर्कल बनाया? देखो, दिख रहा है? ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ लग रहा है? डाउनवर्ड। वो तो हमेशा नीचे की तरफ लगता है। क्या वो सेंटर से भी पास हो रहा है? यस। ये बात लॉजिकल लगी? हमारे पास सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? v²/r। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन लग रहा है सेंटर की तरफ, क्या वो स्मॉल g है? और v जो फॉर्मूला है हमारा a = v²/r, उसमें कौन सा भी लेते हैं? टेंजेंशियल। तो हमारे डायग्राम में टेंजेंशियल कौन है? u cos थीटा। सर्कल का टेंजेंट कौन है? u cos थीटा। सही बात है ना? तो क्या रेडियस आ गई? कितनी आ गई? u²cos² थीटा बाई g। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब रेडियस निकालना था क्या? नोट कर। तो ये हमने प्रोजेक्टाइल मोशन के टॉप पॉइंट पर, केस 1 एट हाईएस्ट पॉइंट।
हाईएस्ट पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकलना सीखा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो भी चीज बताई जाए उस पर कोशिश करते रहो, तुम्हें बहुत सारी नई नई चीजें सीखने को मिलती रहेंगी, बहुत सारी। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस बनाओ, जो भी तुम्हारे पास बुक है उठाओ और सॉल्व करो। जब सॉल्व करोगे तभी कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आएगी, विजन तभी क्लियर होता है, क्वेश्चन तभी क्लियर होता है किस तरीके से करना है। और टाइम मैनेज करना सीखो, टाइम मैनेजमेंट भी इंपॉर्टेंट बात है, लोग टाइम नहीं मैनेज कर पाते हैं। आगे ट्राई करें, हो गया। अब केस 2 देखते हैं, ध्यान देना कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। केस 2, एट पॉइंट ऑफ रिजेक्शन, एट पॉइंट ऑफ रिजेक्शन। हमारा इंटेंशन क्या है पता है टॉपिक का, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना। तो पहले केस में कहाँ निकाला था हमने, हाईएस्ट। अब कहाँ पे निकालना है, एट पॉइंट ऑफ रिजेक्शन, मतलब जहां ग्राउंड से फायर कर रहे हैं वहां पर। तो पहले बताओ क्या तुम लोगों को ये यू दिख रहा है, दिखा सबको। अब मैं सबसे पहले क्या सोच रहा हूँ, एक सर्कल बनाते हैं, सही बात है। देखो ये सर्कल बना रहा हूं। इस सर्कल का कहीं सेंटर होगा, यस सर। ठीक है। ध्यान से देखना, सब लोग देखना, भी बहुत सही कॉन्सेप्ट मिलेगा। क्या सबको जी दिख रहा है, ओरिजिन दिख रहा है, देखा। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज डाउनवर्ड, ठीक है। क्या सबको सेंटर सी दिख रहा है, ठीक है। मैं जानना चाहता हूं क्या थीटा एंगल सबको दिख रहा है, ठीक है। मैथ्स कहती है कि जो टेंजेंट होता है वो हमेशा रेडियस के साथ कितने एंगल पे होता है, 90 पे। तो क्या ओ सी 90 पे। यू के साथ 90 पर है, Yes, sir. लगा, लॉजिकल लगा। अगर एक एंगल थीटा है तो ये दूसरा एंगल कितना है, 90 माइनस थीटा, सोच लो। सही, सही है। तो क्या ये एंगल थीटा है, एंगल पहचानो, ठीक है। अब मैं जानना चाहता हूँ क्या इस जी के कंपोनेंट निकाल सकते हैं, जी कॉस थीटा एंड जी साइन थीटा। जिस साइड थीटा होता है उस साइड हमेशा क्या आता है, साइन, सॉरी, जिस साइड थीटा उस साइड कॉस, अदर साइड साइन। तो मैं यहाँ ये जानना चाह रहा हूँ जी साइन थीटा क्या यू के अपोजिट है, Yes. यानी ये स्पीड को कम करने की कोशिश कर रहा है। जी कॉस थीटा क्या यू के परपेंडिकुलर है और सर्कल के सेंटर से पास हो रहा है। अगर सर्कल के सेंटर से पास हो रहा है तो पक्का ये कौन है, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन, सही बात है। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था AC किसके इक्वल होता है, और V कौन सा, टेंजेंशियल, सही बात है। Yes. तो यहाँ पर कौन सा एक्सेलेरेशन सेंटर से पास हो रहा है,
बहुत बढ़िया, जी cos थीटा, राइट। कौन सी वेलोसिटी टेंजेंशियल है? तो सिर्फ एक ही है, यू। सर्कल का जो टेंजेंट है वो तो यू ही है यहाँ पर, अपॉन आर। इस बार हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी आ गई? बस आ गया आंसर। समझ गया लगा? तो जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना कॉन्सेप्ट इंप्रूव होगा। और अप्रोच इंपॉर्टेंट बात है कि भाई क्वेश्चन करते कैसे हैं। और स्टार्टिंग का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी जितना मेहनत करोगे दिखना तुम्हें आगे बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, लीड कर जाओगे। बट अभी इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो भी तुम्हारे पास बुक्स है उनको उठाओ और सॉल्व करो। सारी बुक्स बहुत अच्छी होती हैं, जो भी बुक्स उनको अच्छी लगती है उठाओ और सॉल्व करो। और कोशिश करो सिंक में रहो, मतलब अगर प्रोजेक्टाइल पढ़ाया है तो कोशिश करो प्रोजेक्टाइल क्वेश्चंस करो। सर्कुलर मोशन पढ़ाऊंगा, सर्कुलर मोशन क्वेश्चंस करो। जिनमें टॉपिक्स को पढ़ाया जाए उनके क्वेश्चंस कर लो तो टॉपिक स्ट्रांग हो जाता है। तो एग्जाम से पहले रिवाइज करोगे तो तुमको एकदम से सब याद आ जाएगा। हो गया सबका? ठीक है, अब थर्ड केस बनाते हैं। केस 3, एट हाफ ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, इस बात का मतलब क्या है, देखो हमने प्रोजेक्टाइल को फायर करा यू स्पीड से थीटा एंगल पर। तो जब ये प्रोजेक्टाइल ऊपर जाएगा तो एंगल थीटा सेम रहेगा या कम होता जाएगा? थीटा, थीटा बाई 2, थीटा बाई 4, और हाईएस्ट पॉइंट पे कितना हो जाएगा? सही बात है ना? तो मैं किस पॉइंट के बारे में सोच रहा हूँ? एट हाफ ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो अगर थीटा एंगल पे तुमने फायर करा तो मैं किस पॉइंट के बारे में सोच रहा हूँ? थीटा बाई 2। ठीक है ना? लॉजिकल लगा? सबसे पहले तो ये सोचो, किसी तरीके से मैं वी निकालना चाहता हूँ। हमें यू पता है, वी नहीं पता। किस तरीके से मैं वी निकाल पाऊँ? कोई तरीका है जिससे हम वी निकाल सकते हैं? हाँ बेटा बोलो, कोई कह रहे हैं? मैम नैन्सी नहीं है फिजिक्स इंट्रो में। ये सर्कल दिख रहा है सब लोगों को? तो मैं चाहता हूं तुम लोग पहले किसी तरीके से कुछ ऐसा करो जिससे हम वी को कैलकुलेट कर सकें। अगर हिंट चाहिए तो मैं एक हिंट दे सकता हूँ। हिंट है, क्या ऐसा कोई फॉर्मूला पता है? v इक्वल टू यू प्लस 80। कमाल है, सारे क्वेश्चन इन्हीं बेसिक फॉर्मूले से बनते हैं क्या? तो v का कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कितना है? v cos थीटा बाई 2, है ना? और u का कंपोनेंट कितना है? u cos थीटा। और x कितना है? वो तो 0। तो आ गया भी हमारा, आ गया नहीं आ गया? कितना आ गया? u cos थीटा अपॉन cos थीटा बाई 2।
तो क्या ऐसा मैंने बहुत क्लियरली बोला है, प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा सेम होंगे, चाहे वो u cos थीटा हो चाहे वो v cos थीटा बाई 2 सेम होना चाहिए। उस बेसिक बात से देखो हमने v निकाल दिया, ठीक है। अब मैं जानना चाहता हूं क्या सबको g दिख रहा है डायग्राम में, सेंटर दिख रहा है, ठीक है। अब मैं जानना चाहता हूं जो ये g है वो सेंटर वाली लाइन के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा या थीटा बाई 2, अभी पीछे बताया था। सही है, तो g का कंपोनेंट c के लॉन्ग कितना है, g cos थीटा बाई 2, सही है। AC इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, सही बात है ना। यहाँ पे AC कितना है हमारा, g cos थीटा बाई 2, और v टेंजेंशियल कितना है, v टेंजेंशियल v है क्या, जिसकी वैल्यू तुम्हें पता है कितना है, u cos theta by cos theta by 2 बढ़िया, u cos थीटा अपॉन square. थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, अपॉन में r भी है क्या, Yes, sir. तो उस r को मैं कहाँ ले गया हूँ, लेफ्ट में, तो r कितना आ गया मेरा, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन g cos q थीटा बाई 2, देखो ध्यान से, कोई दिक्कत, Q कैसे हुआ? अपॉन में क्या लिखा था cos थीटा बाई 2, होल स्क्वायर भी था क्या, तो cos स्क्वायर थीटा बाई 2, और लेफ्ट से भी cos थीटा बाई 2 आ गया है क्या, Yes, sir. है ना। Yes, sir. तो मैं हमेशा चाहता हूँ कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, कैलकुलेशन पे नहीं, तो करोगे तो आ जाएगी। बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने से कैलकुलेशन बहुत जल्दी हो जाती है क्या, तो मैं बहुत जल्दी लिख देता हूँ, तो तुम कैलकुलेशन पे ध्यान मत दिया करो सर क्या कर रहे हैं, लॉजिक पे ध्यान दो कि भाई बता क्या रहे, कैलकुलेशन करोगे हो जाएगा, प्रैक्टिस करोगे तुमसे भी जल्दी जल्दी होंगे। तो मैं चाहता हूँ तुम लोग इसको ऐसा फॉर्मूला याद करो या ऐसा कॉन्सेप्ट समझो, एज अ कॉन्सेप्ट फॉर्मूला की तरह याद करोगे सब गायब हो जाएगा, 3 मंथ्स बाद कुछ नहीं याद आएगा, 3 मंथ्स बाद तुमको एक बात याद रहेगी, सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन इज v स्क्वायर बाई आर, या v इक्वल टू u प्लस at, ये कोई नहीं भूलता, ये कोई नहीं भूलता, तो वो अप्रोच ही है जो क्वेश्चन को हेल्प करती है सॉल्व करने में। और इनको सॉल्व करने में देखना तुमको बहुत इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा, जब क्वेश्चन सॉल्व करो अच्छा और आंसर मैच हो जाए तो बड़ा रिवॉर्डिंग सा फील नहीं होता ना, कि बहुत अच्छा लगता है हाँ एक अच्छा क्वेश्चन बनाया, तो बस करते जाओ करते जाओ, पर उसके लिए मेहनत मांगता है और शुरुआती मेहनत बहुत काम आती है। मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ, फर्स्ट 2 मंथ जिसने मेहनत करी फिर वो आगे एकदम से पकड़ लेता है, एकदम से लीड करना शुरू कर देता है, और शुरू में अगर लापरवाही करोगे नहीं का ध्यान दोगे तो फिर दिक्कत होती है। और 11 12 नीट जे ये स्काई इज द लिमिट है, इनमें तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगेगा तुम्हें सब कुछ आता है, कभी तुमको नहीं लगेगा। मैं लास्ट 20 ईयर से क्वेश्चंस करा रहा हूँ फिर भी मैं देखता हूँ नए क्वेश्चंस आते ही रहते हैं आते रहते हैं, सोचते रहते हैं हम लोग भी। तो इंटरेस्ट है इसलिए करते रहते हैं, तो इंटरेस्ट से करोगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा और ज्यादा सोच भी पाओगे। अगर ये क्लियर है तो आगे बढ़े, Yes, sir. नोट हो गया है, Yes, sir. ठीक है। तो पहला केस मैंने कहाँ बताया था, एट हाईएस्ट I- पॉइंट, I- चेक कर लूँ, ठीक, जहां पे मैंने बोला सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन होता है वी स्क्वायर बाई आर, वी इज वी टेंजेंशियल। दूसरे केस में बताया एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, Projection. ग्राउंड से बॉल थ्रो करी उस जगह पर रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकाल। थर्ड मैंने बताया एट हाफ ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अब लास्ट केस बनाएंगे जनरल, तो सबसे मेन जनरल केस होता है क्या, Yes, sir. जनरल आ गया तो सब हो जाएगा। तो जनरल केस में नॉर्मली सबसे पहले बताता हूँ या लास्ट में, Last. ठीक है ना। इसका मतलब जनरल केस तक पहुंचने से पहले थोड़ा आइडिया रहे तो बात बनती है, अगर
डायरेक्टली बताऊंगा जनरल केस तो नहीं समझ में आता। चलो, तो एक प्रोजेक्टाइल है, यू स्पीड से फायर करा थीटा एंगल पे, थोड़ी देर बाद एंगल कितना हो गया है अल्फा, और स्पीड कितनी हो गई है v, तो v cos अल्फा दिख रहा है और u cos थीटा दिख रहा है। मेरे दिमाग में आइडिया आ रहा है क्या, u cos थीटा शुड बी इक्वल टू, उसका रीजन क्या बताया था, ax क्या है, ux क्या रहेगा, तो ये इंफॉर्मेशन काम की है या नहीं है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। अगर ax 0 है तो पक्का ux कांस्टेंट होगा, मतलब वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस को हम कांस्टेंट कर सकते हैं। तो v कितना आ गया, u cos थीटा अपॉन cos अल्फा। सही, सबसे पहले मैंने क्या निकालने की कोशिश करी, v आ गया। अब मैं क्या सोच रहा हूँ, सर्कल बनाने की, ठीक है, वही डायग्राम है, बस मैंने थोड़ा अलग से बना दिया है साफ साफ दिखाने के लिए। डायग्राम वही ऊपर वाला ही है, कितना एंगल है अल्फा। तो सबसे पहले मैं अब क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, सर्कल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। सर्कल दिख रहा है सबको, अब मैं सर्कल के सेंटर को लोकेट कर रहा हूँ और जी को, अब जी का कितना एंगल है सेंटर लाइन के साथ अल्फा, तो अब जी के कंपोनेंट निकालूंगा, किसके लॉन्ग, सेंटर के लॉन्ग, जी कॉस अल्फा। अब बेसिक फॉर्मूला हमारे पास क्या था, वी स्क्वायर बाई आर, वी कौन सा, टेंजेंशियल, यहाँ पे एक्सीलरेशन कौन है सेंटर की तरफ, जी कॉस अल्फा, और वी कौन है, यू कॉस थीटा बाई कॉस अल्फा का होल स्क्वायर। आर को भी लेफ्ट में ले जाओ, है ना, हाँ ऑलमोस्ट सिमिलर है ना, सिमिलर जनरल है, इसका मतलब इससे सारे आंसर आ जाएंगे क्या, ये जनरल है, सब जगह चलेगा, सब जगह दिखाता हूँ, सब जगह चलेगा। जैसे रेन प्रॉब्लम या रिवर प्रॉब्लम कराता हूँ तो जनरल केस में तो सब फिट होता है ना, जनरल मतलब यूनिवर्सल, सब जगह चलेगा, देखना भी चेक करना। तो आर का फॉर्मूला आ गया यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन जी कॉस क्यूब अल्फा। अब ये केस बहुत मुश्किल लगा या काफी हद तक आइडिया था, समझ में आया? तो यहाँ तक पहुंचने से पहले देखो मैंने 3 केस बना के तुम्हें थोड़ा 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 आइडिया देता गया कि ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। तो इसका मतलब एक कॉन्सेप्ट तुमने सीखा, उस पर 3-4 टाइप के क्वेश्चन कर लिए तो फिर वो कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाता है। और 11-12 बहुत कुछ सिखाता है, बहुत कुछ नया, तुम्हारे ऊपर है कि तुम कितना सीख सकते हो। जितना कोशिश करोगे उतना नया कॉन्सेप्ट मिलता रहेगा। हाँ देखते हैं, चलो यहाँ तक की बात क्लियर हो गई, सबने फॉर्मूला नोट कर लिया, ठीक है। ठीक है, तो मुझे बताओ रेडियस का फॉर्मूला हमारा क्या बना था जनरल, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन जी cos क्यूब अल्फा। सही बात है ना। यस सर। अब देखो मैं कुछ वेरीफाई करवाता हूँ, हाईएस्ट पॉइंट पर अल्फा कितना है, 0। अल्फा हमने कौन सा एंगल लिया था, थीटा। अल्फा लिया था हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल, देखो तो हाईएस्ट पॉइंट पे अल्फा कितना है 0। ये हमारा केस 1 बन गया क्या, यस सर। तो अल्फा 0 डाल के देखो,
अगर इस फॉर्मूले में अल्फा 0 डाल दूंगा तो आर कितना आ जाएगा, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन जी। चेक करो ये आया था नहीं आया था, केस में चेक करो, सॉरी देखा इसका मतलब ये वेरीफाई कर रहा है उसको, राइट। केस 2 देखो, केस 2 हमने कहाँ पे लिया था, तो ये पॉइंट ऑफ रिएक्शन, तो यहाँ पे अल्फा कितना होगा, थीटा। पॉइंट ऑफ रिएक्शन पे अल्फा थीटा एक ही बात हो गया क्या, तो अब यहाँ पे आर कितना आना चाहिए, यू स्क्वायर बाई जी कॉस थीटा। चेक करो जो तुम्हारी इक्वेशन बनी है इसमें अल्फा को थीटा डाल के देखो और वेरीफाई करो जो हमने बनाया सेम है या डिफरेंट है। यश पॉइंट क्लियर हुआ ना, मैंने क्या बोला, जो हमारा ये इक्वेशन बनी है सब दो समझ में आ रहा है। फर्स्ट इक्वेशन जो बनी है जनरल इक्वेशन, अब मैं वेरीफाई कर रहा हूँ क्या, तो केस 2 में मैंने क्या बोला, अल्फा को थीटा ले लो, तो फर्स्ट इक्वेशन में अल्फा थीटा इक्वल डाल के देखो, मुझे दिख रहा है यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन जी कॉस क्यूब थीटा, तो सब काट पीट दिया मैंने जो कट रहा था, क्या बन गया। अब कौन सा केस बनाएंगे, 3 जिसमें थीटा बाई 2 डालूंगा और वेरीफाई करो कि जो हमने पीछे निकाला सेम है डिफरेंट है, पर सेम आना चाहिए, अगर आ रहा है तो परफेक्ट, नहीं आ रहा तो फिर गड़बड़ है। सर जी चेक करो, एक्सपेक्टेड रिजल्ट आ रहा है तो ठीक है, अगर अनएक्सपेक्टेड आ रहा है तो फिर सोचना पड़ेगा क्या गड़बड़ हो गई। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आफ्टर 4 मंथ्स ये फॉर्मूले याद रहेंगे नहीं याद रहेंगे, कुछ नहीं याद रहेगा, नहीं याद रहेगा मैं बता रहा हूँ, अगर याद है तो बड़ी बात है। मतलब मैं कहता रहा हूँ कि अगर फॉर्मूला तुम्हें याद है इक्वेशन 1 आफ्टर 4 मंथ 6 मंथ 10 मंथ तो बड़ी बात, पर अगर नहीं याद है तब भी एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा या नहीं बनेगा, बन जाएगा अगर तुमने मुझसे वो कॉन्सेप्ट सीख लिया कि किस तरीके से सोचना है। तब भी नहीं, कर लो याद, देखो मैं 4 मंथ बाद पूछूंगा, अगर याद है तो अच्छी बात है, अगर याद है फॉर्मूले तो एक्स्ट्रा एज मिलता है ना एग्जाम में, भाई कोई क्वेश्चन है तुमको फॉर्मूला पता लगा दिया आ गया आंसर, पर अगर फॉर्मूला नहीं पता तो प्रोसेस तो पता होना चाहिए कैसे सोचते हैं, उससे फायदा मिलेगा। अगर डायग्राम भी बनाएंगे तब भी समझ में आ जाएगा। हाँ हाँ, मतलब तुमको बस एक बेसिक बात पकड़नी है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब है एस इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, बस खत्म, इससे बन जाएगा क्वेश्चन। मतलब उस चीज को मैं अच्छा मानता हूँ जिससे हमेशा क्वेश्चन बन जाए, जो धोखा ना दे एग्जाम में। तो बेसिक बात क्या थी, एस इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, ये बेसिक फॉर्मूला जो कभी नहीं भूलता। इक्वेशन 1 याद है तो बहुत बढ़िया है, नहीं याद है तो फिर वो बेसिक बात पे जाना पड़ेगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर अच्छे से क्लियर हो गया, आगे बढ़े। तुम लोगों को कुछ मैंने मैक्सिमम और मिनिमम का कॉन्सेप्ट सिखाया है, ऐसा कि अगर कभी भी किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी होती है, रुको रुको, अच्छा मैं करके दिखाता हूँ, किसी भी फंक्शन की, ध्यान सुनना ध्यान सुनना, मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूँ ना, उससे तुम्हें समझ में आएगा। मान लो एग्जाम में आ गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक, और मैं जानना चाहता हूँ y की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, ठीक। तो एक तो तरीका है हिट एंड ट्रायल 0 1 2 डाल के देखते रहो, और दूसरा तरीका है अप्रोच जो कभी नहीं फेल होगी, हमेशा काम करेगी। तो मैथमेटिकल अप्रोच मेरे दिमाग में ये है कि किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम का वैल्यू का मतलब है डिफरेंशिएशन को 0 डाल दो। तभी नोटिस करा, किसी भी फंक्शन को जिसको तुम्हें मैक्सिमम या मिनिमम करना है उसको डिफरेंशिएट करके 0 इक्वल डालो, ठीक है। फिर सेकेंड डेरिवेटिव के साइन चेक करो, अगर सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो मिनिमम है, नेगेटिव है तो मैक्स, ऐसा मैंने एक बार बताया था क्लास, ठीक है ना। ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं दोबारा बताता हूँ, मैं एक एग्जांपल के थ्रू उस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने बोला, मैं लिख देता हूँ साफ साफ, फॉर मैक्सिमा और मिनिमम
फर्स्ट डेरिवेटिव को क्या डालना है, 0, और सेकेंड डेरिवेटिव को क्या करने हैं, साइन चेक करने हैं। अगर पॉजिटिव आ गया तो फिर वो क्या होगा, मिनिमम, और नेगेटिव आ गया तो ये कॉन्सेप्ट है मैथ्स का जो हम लोग फिजिक्स में अप्लाई कर रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट को मैं एक दो क्वेश्चन में अप्लाई करके दिखाता हूँ। y कितना है, सपोज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक, और मुझे y की कौन सी वैल्यू चाहिए, मिनिमम, 0 तो 0 लग रही है, देखते 0 आती है, कुछ और भी आ सकती है। 2x plus 1 सबसे पहले तो मैं क्या निकालूंगा, d by divide by dx तो 2x plus 1 हो जाएगा 2x प्लस 1। अब फिर क्या निकालूंगा, एक बार और डिफरेंशिएट करूंगा, कितना आ गया, तो पॉजिटिव है या नेगेटिव, इसका मतलब ये कौन सी वैल्यू देगा, तो पहले चेक करा ये मिनिमम देगा या मैक्सिमम देगा। कई बार ऐसा भी चला के कहते हैं फाइंड मैक्सिमम वैल्यू और आर यू थी मिनिमम वैल्यू, तो पहले तो मैंने चेक करा डबल डेरिवेटिव को, ठीक। अब फर्स्ट डेरिवेटिव को मैंने किसकी इक्वल डालने को बोला था, 0, तो यहाँ से x कितना आ गया, -½ यानी जब x की वैल्यू -½ डालेंगे तब हमारा y क्या होगा, मिनिमम, यहाँ मिनिमम आ रहा है ना। तो y की वैल्यू क्या थी, x² प्लस x, जहां पे x क्या डालने वाला हूं मैं, -1/2। तो क्या आंसर इसका -1/4 आएगा, ठीक है। इसका नेचुरली आंसर स्टूडेंट जो गेस करते हैं 0, x को 0 डाल करके, बट वो वेट एंड ट्रायल वाला रिलायबल तरीका नहीं है ना। रिलायबल तरीका कौन है, ये फंक्शन को डिफरेंशिएट करके 0 डालो, सेकंड डेरिवेटिव के साइन चेक, पॉजिटिव मिनिमम। आपने d² बाय डिफरेंशिएशन ऑफ ये वाला मतलब ये दोनों जो है एक साथ रख के -½ किया है, तो अगर x को 0 रखेंगे तो 2 × 0 0 नहीं हो जाएगा, एक मिनट तुम किस स्टेप की बात कर रहे x = -½ कैसा है ये, हो, ये दिख रहा है 2x + 1 = 0, तो 2x कितना आ गया, अच्छा मेरे को लगा सर x को 0 रखना है, नहीं डिफरेंशिएशन को 0 रखना है, डिफरेंशिएशन को 0 रखना है। जिस भी चीज को मैक्सिमम या मिनिमम करना है उसके डिफरेंशिएशन को 0 करना। और ये कॉन्सेप्ट मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं इस पे क्वेश्चन कराना चाहता हूँ। वो जो d2y/dx² है, सेकंड डेरिवेटिव में वैल्यू चेक करना है या सिर्फ साइन चेक करना है, ओनली साइन चेक करना है। सेकंड डेरिवेटिव में पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू कितनी आ रही है इंपॉर्टेंट नहीं है। सेकंड डेरिवेटिव का सिर्फ और सिर्फ काम है बताना कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बस वैल्यू नहीं देखते उसकी। और एग्जाम में देखा इन कॉन्सेप्ट से तुमको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, बहुत। मेरा क्वेश्चन आएगा एकदम से तुमको अगली बार क्लिक कर जाएगा कि अच्छा सर ने बहुत क्लियरली बोला था जब भी कभी मैक्सिमम मिनिमम बोले फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 डालो, सेकंड डेरिवेटिव को साइन चेक करो। ये तो पॉजिटिव आना चाहिए या नेगेटिव आना चाहिए। अगर 0 आ गया तो फिर फंस गए, फिर फंस जाओगे। अगर सेकंड डेरिवेटिव 0 आ गया तब फिर कुछ और बताऊंगा, कुछ और रूल है मतलब इसके। सर अगर क्वेश्चन में पूछा मिनिमम वैल्यू निकालना और आ मैक्सिमम रेंज तो क्या लिखेंगे, नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल। चालाकी करते हैं ना, ऐसा करते हैं। हो गया, तो इस पे एक बढ़िया क्वेश्चन बनाऊं मैं। Yes, sir. चलो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाता हूँ, सबको समझना है मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, देखना एक बॉल है, उसको मैंने ड्रॉप कर दिया, तो क्या ये बॉल ऐसे फॉल होगी। यस ठीक है, बॉल की इनिशियली हाइट मैंने मान ली 10 मीटर, ठीक। तो क्या बॉल ए से लेकर बी तक फॉल हुई कुछ टाइम, मान लो t1 टाइम। क्या बी पर उसको एक इंक्लाइन प्लेन मिल गया, Yes, yes, तो sir. से हिट हो गया। हिट होने के बाद ये बॉल हॉरिजॉन्टल जा रही है, ऐसा थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल चलेगी फिर नीचे आ जाएगी। तो ये वैसा बन गया जैसे हमने प्रोजेक्टाइल पढ़ा था, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ए बिल्डिंग। Yes, sir. Below the हाँ हॉरिजॉन्टल, सोचो मेरी बात को। यस
ए टू बी कैसा मोशन दिख रहा है मुझे? वन डायमेंशनल वर्टिकल मोशन। और बी टू सी कैसा दिख रहा है? प्रोजेक्टाइल। तो क्या बी टू सी भी कुछ टाइम लगेगा? सही ना? तो जो हमारा ए टू बी है दिख रहा है, इसकी कुछ हाइट ले लूं मैं h। क्वेश्चन है फाइंड h फॉर विच टाइम ऑफ फ्लाइट इज मैक्सिमम। तो इस पूरे क्वेश्चन में तुम लोगों को सिर्फ एक बात दिखनी चाहिए, मैक्सिमम वर्ड आया है क्या? ठीक है, मैक्सिमम सुनते ही दिमाग में कुछ आना चाहिए कि भाई डेरिवेटिव को 0 डाल लो और सेकंड डेरिवेटिव को साइन चेक। पर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं दिमाग में क्या आ रहा है। क्या तुम लोगों को डायग्राम में h दिख गया? है ना? तो मैं जानना चाह रहा हूँ बी डी कितना है? 10 माइनस h। सोचो आराम से, सही बात बोली? क्या कोई आइडिया मैं T1 कैसे निकाल सकता हूँ? ए टू बी मोशन दिख रहे हैं? क्या बॉल ए टू बी फॉल हुई? कितने टाइम में फॉल हुई? डिस्टेंस और डिस्टेंस दे रखा तो उससे कौन सा फॉर्मूला? बढ़िया, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ यूटी स्क्वायर। वेरी गुड, यही लगाऊंगा मैं। तो अब ध्यान देना, s को h लिखूंगा या माइनस h लिखूंगा? क्योंकि डाउनवर्ड जा रहा है। u कितना है? 0। a कितना है? माइनस माइनस u। तो क्या मेरे पास T1 आ गया? T1 कितना आया? √2h बाई जी। कोई दिक्कत? सही ना? अब मैं चाहता हूं तुम लोग ध्यान से देखो बी टू सी। बी टू सी जाने में कितना टाइम लग रहा है? T2। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं T2? कुछ कॉपी में देखना चाहो देख सकते हो। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे बिल्डिंग से एक बॉल को हॉरिजॉन्टल थ्रो कर दिया गया है। एक्सेलरेशन 0 है। पहले बी टू सी दिख रहा है? Yes. तुम एक्स एक्सिस के बारे में सोच रहे हो या वाई एक्सिस? वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के बारे में सोचेंगे। फिर से फॉर्मूला वही लगा दो ना, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ यूटी। फिर से वही लगाओ, फिर से वही लगाओ। तो इस बार क्या लिखूंगा? एस वाई। तो मैं फॉर्मूला लिखूंगा या डायरेक्ट लगा दूं? 10 माइनस h नेगेटिव में इक्वल टू u कितना है? 0। सेम में ध्यान दो, सही ना? तो T2 कितना आ गया? बताओ भैया, अजीब है सही है? तो बेसिक बात का फायदा समझ में आया? सारे क्वेश्चन उसमें बन जाएंगे। s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ यूटी स्क्वायर लगा दो। ए टू बी वही लगाया, बी टू सी भी वही लगाया। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया? T1 प्लस T2। T1 और T2 को ऐड कर रहा हूँ। ऐड करते टाइम मैंने एक बात नोटिस करी, कुछ कॉमन है क्या? रूट 2 बाई जी कॉमन है, तो क्या बचा? रूट h प्लस रूट। कोई दिक्कत? टाइम बन गया हमारा। अब टाइम के फंक्शन को डिफरेंशिएट करूंगा, क्योंकि मैक्सिमम चाहिए क्या? टाइम ऑफ फ्लाइट हो क्या करना है हमें? मैक्सिमम। तो मैंने कहा था जब भी मैक्सिमम या मिनिमम सुनता हूं तो डिफरेंशिएशन करते हैं। अब डाउट ये आ रहा है डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के, वाई के, थीटा के, एच के।
टाइम किसका फंक्शन है? टाइम के फॉर्मूले में क्या आ रहा है? बाय जो इक्वेशन 3 बनी है, h। तो टाइम किस पर डिपेंड कर रहा है? h पे। तो dt बाई dh। समझ में आया मैंने क्या बोला? Yes. भाई टाइम h की फॉर्म में बन रहा है तो dt बाई dh। h वेरिएबल है, ये बोलना चाह रहा हूँ, तो ध्यान देना। ये सही लिखा है? h टू पावर हाफ का डिफरेंशिएशन क्या होगा? हाफ h टू पावर माइनस हाफ। आया समझ मैंने क्या करा? सोच लो आराम से। प्लस, अब मुझे क्या दिख रहा है? 10 माइनस h टू पावर हाफ। तो अब मैं समझ में आ रहा है क्या लिखने वाला हूँ? हाफ 10 माइनस h टू पावर माइनस हाफ इनटू, अभी बात खत्म नहीं हुई है, सोच लो। क्या करने वाला हूँ बताओ? ये h वाली बात समझ में ही मैंने क्या करा है? क्या मैं इस रूट h को h टू पावर हाफ देख रहा हूँ? तो अब h टू पावर हाफ का डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए? हाफ h टू पावर हाफ माइनस वन। Minus 1 minus half. वैसे ही ये सेकंड वाला टर्म मुझे क्या दिख रहा है? 10 माइनस h टू पावर हाफ। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या लिखूंगा? हाफ 10 माइनस h टू पावर हाफ माइनस वन इनटू 0 माइनस वन। ये क्यों लिखा? क्योंकि 10 माइनस h का डिफरेंशिएशन हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना पड़ेगा। चेन रूल पढ़ाया है कभी? साइन x का डिफरेंशिएशन होता है कॉस x, और साइन x स्क्वायर का। क्या वहां पे x स्क्वायर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है? यस तो उसको हम लोग t एज्यूम करते थे, याद आया? तो वैसे यहाँ 10 माइनस h आराम सॉल्व हो रहा है या प्रॉब्लम कर रहा है? तो उसको थोड़ी देर के लिए मैंने कुछ एज्यूम कर लिया। तो 10 माइनस h को मैंने एक फंक्शन एज्यूम कर लिया, उसको डिफरेंशिएट कर दिया इनटू, जिस भी चीज को एज्यूम करते हैं उसका दोबारा डिफरेंशिएशन करते हैं। तो मैंने यहाँ अजम्पशन किसको ली थी? 10 माइनस h को। तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 10 का 0 और माइनस h का माइनस वन। सही है? अब फर्स्ट डेरिवेटिव को किसके इक्वल डालना चाहिए मुझे? 0। ठीक है, ठीक बात है ना? चलो इसको 0 डाल के बताओ h कितना आ गया? फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 डाल दूं और सॉल्व करके बताओ h कितना आ गया? किसी का आया हो तो बताओ। एक सेकंड बस सुनो।
इजी कैलकुलेशन है, कुछ कॉमन वॉमन लो तो बन जाएगा। सर सारा तो कट गया, बस 1 + 10 - 1 0 - 1 होता है। ठीक है, आ सकता है। अच्छा मैं करके दिखाऊं? नो सर, हो गया। सर 10 आएगा क्या? मैं करता हूँ माइनस मैं करता हूँ, देखना ध्यान से। पहले बताओ क्या ये कुछ ऐसा बन गया था, √2/g 1/2 s⁻⁻½ प्लस 1/2 10 - s⁻⁻½ इंटू 0 - 1। चेक करो तुम लोगों ने इसको 0 डाला है? ठीक है, आप देखो ध्यान से। पहले बताओ कुछ ये कुछ कॉमन तो नहीं है यहाँ पर? सर -1/2, वो हाफ कर दिया। 1/2 कॉमन ले लूं? चलो, तो ये मुझे लगता है 1/√h बन गया। अब देखते जाओ ध्यान से, सही लिखा है मैंने? -1/√10 - h बन गया। अजीब है, सही है? ठीक है ना? ये पूरा का पूरा जाके इधर डिवाइड होकर 0 ही बन जाएगा क्या? तो अब क्या बचा, 1/√h माइनस 1/√10 - h इक्वल टू 0। इसका 1/√h किसके इक्वल है? तो राइट में ले गया, होल स्क्वायर कर दूं तो 1/h किसके इक्वल है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, h किसके इक्वल है? 5 पे। हाँ और नोटिस किया, जब मैं करूंगा तो लगेगा कितना इजी नहीं है। सारा खेल प्रैक्टिस का है, मैं बोलता हूँ। तो ध्यान दो, अगर तुम लोग, मैंने बॉल को कितनी हाइट से गिराया था? 10 मीटर, तो एच कितना आया? 5। इसका अगर 20 मीटर से गिराता, 10 100 मीटर से गिराता, 50। तो उसका कोलिजन मिड पॉइंट होना चाहिए। अगर मिड पॉइंट पर कोलिजन हो रहा है तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। ठीक बात है ना? तो ये ऐसे कॉन्सेप्ट मैंने सिखा दिया क्या, कि कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो आगे से ध्यान रखना है। अगर वर्टिकल फॉल होने के बाद इंक्लाइन प्लेन से हिट हुआ और उसके बाद प्रोजेक्टाइल बन गया, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, तो अगर टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम चाहिए तो पक्का कोलिजन कहाँ करवाऊंगा मैं? मिड हाइट पर, जितनी भी हाइट है उसके बीच में बिल्कुल। जैसे मेरे एग्जांपल में 10 मीटर की हाइट थी, तो कोलिजन कहाँ करवाया? 5 मीटर। क्या टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकाल सकते थे? इक्वेशन 3 दिख रही है? इक्वेशन 3, अगर वहां पे मैं h को क्या डाल दूं? 5, तो क्या टी मैक्स भी आ जाएगा? देखो ध्यान से, क्या ये 2√5 हो जाएगा अगर h को 5 डाल दोगे तो? √5 + √5 है ना? और 2 से g को काट दूं 5 तो 2 सेकंड आ जाएगा लग रहा है। देखो ध्यान से, 2 सेकंड्स। ध्यान दो, इक्वेशन 3 में h को 5 डाल दो, दैट्स इट। तो
दो बातें पूछ सकता है, कितनी हाइट पे कोलिजन कराओ जिससे टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम हो, या फिर मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ। दो बातें पूछ सकते। तो यहाँ से ये सीखने को मिलता है कि टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम या मिनिमम करने का मतलब है डिफरेंशिएशन को 0 डालो, सेकंड डिफरेंशिएशन को चेक करो। तो यहाँ पे तुम लोगों को सेकंड डिफरेंशिएशन चेक करना चाहिए था, मैं करा नहीं है, बट तुम्हें करना चाहिए एग्जाम में। तो यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव पक्का कैसा आना चाहिए, नेगेटिव। ठीक है, अगर ये क्लियर हो तो आगे बढ़े। पर ये देखा कि प्रॉब्लम्स कितनी अच्छी अच्छी बनती है फिजिक्स में, कमाल की प्रॉब्लम्स। आगे बढ़े, यस सर। हो गया बेटा। ठीक है, तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है क्वेश्चन। ठीक है, देखना ध्यान से। एक बिल्डिंग है, मान लेते हैं इसकी हाइट कितनी है, 100 मीटर ले लें। ठीक, अब क्वेश्चन समझना। मैंने एक स्टोन फायर करा, ठीक, सपोज 60 डिग्री पर, स्पीड इसकी ले ली 5√3। ठीक, इस स्टोन को फायर करने के बाद थोड़ी देर बाद मैंने फिर से एक स्टोन फायर करा या बुलेट फायर करी हॉरिजॉन्टल। पहली वाली कैसे फायर करी थी, एंगल पे 60 डिग्री। दूसरी मैंने कैसे फायर करी, हॉरिजॉन्टल। सही है? तो क्या ऐसा हो सकता है कहीं आगे जाके हिट हो जाए, यस सर, राइट सर। पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, फर्स्ट वाले की स्पीड कितनी थी, 5√3। सेकेंड वाले की भी कितनी है, 5√3। फर्स्ट वाले को ए से लेकर पी तक जाने में कितना टाइम लग रहा है, t1। सेकेंड वाले को ए से लेकर पी तक जाने में कितना टाइम लग रहा है, t2। ठीक है, तो इसका मतलब मैंने फर्स्ट को फायर करने के थोड़ी देर बाद सेकंड को फायर करा। फर्क समझ में आया ना। ठीक है, तो मैं जानना चाहता हूं टाइम इंटरवल कितना है। क्वेश्चन समझ में आया। फर्स्ट बुलेट को या स्टोन को फायर करा, उसके थोड़ी देर बाद दूसरी को फायर करा, दोनों आगे जाकर पॉइंट पी पे हिट हो गई। तो फर्स्ट फायर करने के कितने सेकंड के बाद मैंने दूसरी को फायर करा। ये कुछ वैसा है क्या जैसे ओलंपिक में शूटिंग करते हैं, समझो मेरी बात को। ए से क्या करा, एक डिस्क को फायर कर दिया और फिर क्या होता है, गन से उस पर एम करना होता है। तो जो शूटर होता है वो एम करके तुरंत फायर करता है या 1-2 सेकंड लग जाते हैं फायर करने में, कितनी देर के बाद उसने फायर करा, वही चेक करना चाह रहा हूँ। तुम लोगों को पहले क्वेश्चन क्लियर हुआ, मैंने क्वेश्चन क्या बोला। एक स्टोन मैंने फायर करा जो ACP पाथ पे जा रहा है, उसके थोड़ी देर बाद एक दूसरा स्टोन फायर करा जो ADP पाथ पे जा रहा है, दोनों हिट हो गए पॉइंट पी पर। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि पॉइंट पी पर जब वो हिट होंगे तो दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट सेम होगा या अलग होगा, तभी तो हिट होंगे। सही बात है। तो अगर मैं ACP सोच रहा हूं, ध्यान दो ACP, तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे क्या, 5√3 cos 60 एंड 5√3 sin 60। तो x1 के लिए क्या लिखूंगा, 5√3 cos 60 ut
प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर 0 डाल देंगे क्योंकि एक्स के लॉन्ग। तो पॉइंट पी पे तभी हिट होगा जब दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो, सेम। वैसे x2 के लिए क्या लिखूंगा, u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दोनों का टाइम सेम है, अलग है, अलग है। पहले t1 को फायर करा, उसके थोड़ी देर बाद t2 को फायर करा, तो टाइम से मत कर देना, गलत हो जाएगा। cos 60 कितना होता है 1/2, तो क्या t1 आ गया 2t2। और लॉजिकल बात है या नहीं कि t1 को ज्यादा टाइम लगना चाहिए t2 को कम। भाई t1 को फायर करा, उसके थोड़ी देर बाद t2 को फायर करा ना, तो अगर t2 मेरा मान लो 5 सेकंड आया तो t1 कितना है 10 सेकंड। तो अभी तक मैंने सिर्फ एक रिलेशन निकाला बिटवीन t1 एंड t2। दोनों स्टोन या बुलेट्स आपस में हिट तभी होंगी जब उनके एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल हो एंड वाई कोऑर्डिनेट भी इक्वल होना चाहिए। तो क्या इस बार मैं वाई कोऑर्डिनेट निकालूं जैसे एक्स निकाला था, राइट। चलो भाई वाई को क्या लिखेंगे हम, u साइन, हाँ बिल्कुल सही, 5√3 sin 60, वेरी गुड। ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सोच लो ए तो हमेशा माइनस जी होता है वेक्टर में। वैसे y2 के लिए क्या लिखूंगा, ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ध्यान से देखो, ये हॉरिजॉन्टल फायर है क्या, तब 100 करके बताओ t2 कितना आएगा। दोनों को सॉल्व करो सब लोग, देखो t2 को 100 करके बताओ कितना आएगा। तुम्हारा नहीं है, 11 बना दिया। चलो बताओ भाई कितना आएगा, पहले बताओ साइन 60 कितना डाला, और t1 को क्या हम 2t2 डाल सकते हैं, डाल दो 2t2। तो मुझे लगता है ये आ जाएगा 15t2 इज इक्वल टू 15t2 स्क्वायर। तो क्या t2 1 सेकेंड आ जाएगा, इससे t1 कितना आ जाएगा 2 सेकेंड। तो डेल्टा t कितना आ गया t2 माइनस t1, बढ़िया, t1 माइनस t2। यानी पहले स्टोन को फायर करने के 1 सेकेंड बाद मैंने दूसरा स्टोन फायर करा है। मैं कहता हूँ कमाल क्वेश्चन चलता है, तुम लोग जितना अच्छा करोगे मैं उतना क्वेश्चन का लेवल बढ़ाता जाऊंगा। लॉजिकली तो ये गलत है सर, 1 सेकंड में क्यों नहीं गलत है, सर 1 सेकंड में हाँ होता है। फॉर्मूला 1 रेस देखो समझ में आएगा मैंने क्या बोला। और ये थोड़ी नहीं कि मैंने मैनुअली फायर करा, हो सकता है मैंने किसी मशीन से फायर कराया हो जो 1 सेकंड में सेट कर दी हो, 1 सेकंड में फायर करेगी। ऐसे एंगल चेंज करने में देर लगेगी। ये तो 2 मशीन सेट कर दी है। हाँ, ये सही है सर।
मतलब क्वेश्चन बनाना चाहो तो पॉसिबल तो है, ये Yes. पॉसिबल तो है। मैंने तो ऐसा देखा है कि लोग थ्रो करते हैं और फिर एरो से शूट कर देते हैं उसी को। हाँ, देखो प्रैक्टिस के लिए ऐसे देखते हैं और शूट करते हाँ, वही तभी तो मैंने कहा, मैंने ओलंपिक में मैंने बोला कि ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। yes. ओलंपिक में डिस्क थ्रो करते हैं और उसको शूट करते हैं गन से, तो वैसा कुछ है। अब यहाँ पे डेटा बाई चांस ऐसा कि 1 सेकंड में आ गया ना, हो सकता है 10 सेकंड में आया था। ठीक है, तो ये जेई की प्रॉब्लम थी, जेई एडवांस में ऐसा क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन दिखाऊं मैं, ऐसा कुछ दिखाता हूँ। देखो क्वेश्चन क्या था, तुम लोगों को ओरिजिनल क्वेश्चन दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 देखो सब लोग। हैं। और सेम ही है। हाइट यहाँ पे 10 मीटर थी, मैंने कितनी ली थी? 100. मैंने 100 मीटर ली थी, सही ना? Yes. तो इसको भी 10 मीटर कर लेते हैं, तो इसका सेकंड पार्ट भी कर लेंगे सॉल्व। हाइट मैंने 10 मीटर ले ली, सेकंड पार्ट में क्या पूछा है? Coordinate. करना चाह रहा है सेकंड पार्ट में हमसे कोऑर्डिनेट की बात कर रहा है क्या? Yes. और कोऑर्डिनेट कर रहा है कि जो हमारी बिल्डिंग है उसके फुट को लो। इसका मतलब जो डायग्राम बनाया है उसमें कोऑर्डिनेट ये है क्या हमारा? ठीक है, तो पहले मैं जानना चाहता हूँ क्या x1 x2 का फॉर्मूला पता है? मैं देखो लिखा है क्या तुमने, x1 इक्वल टू x2। ठीक है, तो x2 की वैल्यू क्या थी? 5√3t2। Yes. और t2 कितना निकला? t2 आया था 1 सेकेंड, तो x2 कितना आ जाएगा हमारा? 5√3 इंटू 1, है ना? √3 Yes. कितना होता है? 1.732। तो x कितना आ जाएगा? 5 2 10, 8.66, 8.6. है ना? वैसे ही ये जो फॉल हुआ था y2 वो किसके इक्वल था? -12 GT²। देखो ध्यान से, है ना? g को मैं 10 ले रहा हूँ और t2 कितना था? 1। तो क्या ये -5 आ गया? बिल्डिंग की हाइट कितनी थी? 10। -5 मतलब 5 मीटर नीचे चला गया, तो अभी कितना हाइट बची हुई है? 5 मीटर। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या होने चाहिए? 8.66 x पे और y पे 5। ये आंसर आना चाहिए 8.66, 5। हाँ मतलब एक बार आंसर आ गया फिर तो फर्क ही नहीं पड़ता ना कि ऑप्शन क्या है, कहीं ना कहीं ऑप्शन में मैच होगा ही। मेन बात है आंसर निकालना। क्वेश्चन का फॉर्मेट थोड़ी ना इंपॉर्टेंट है कि सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है, सिंगल करेक्ट है, मल्टी करेक्ट है। क्वेश्चन सॉल्व करना आता तो आंसर मैच करना कोई बड़ी बात थोड़ी नहीं है। जेई में ऐसा भी आता है तुम्हें पता ना कि जिसमें एंटर करना पड़ता है आंसर, हाँ? तो जो वैल्यू बेस्ड होते हैं उनमें वैल्यूज डालनी पड़ती है। तो फिर अगर वैल्यू बेस्ड हुआ तो इसको क्या डालोगे? 8.66, 5। तो इंटीजर कर दिया, तो सिग्निफिकेंट वो राउंडिंग ऑफ करके डालना होता है। हाँ मतलब एडवांस जो होता है वो इंटीजर टाइप का बोलता है। मेंस में इंस्ट्रक्शन पढ़ना चाहिए। अगर ये इंटीजर टाइप होता तो मैं 9,5 लिख 9 लिखते हैं, 9,5। 9,5. मतलब मेन बात है कि आंसर निकालना। अगर आंसर निकाल लिया तो फिर उसके बाद कोई हर्डल थोड़ी नहीं है, फिर तो हम मोस्ट प्रोबेबली सही लिखेंगे। बट यहाँ तक सोचना मेन बात है, साइंटिफिक बात जो है कि दो स्टोन सिर्फ और सिर्फ तभी हिट करेंगे जब उनकी पोजीशन सेम हो, यानी एक्स डिस्प्लेसमेंट सेम करना चाहिए एंड वाई डिस्प्लेसमेंट सेम करना चाहिए। और कमाल की बात है ये बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले से बना क्या क्वेश्चन, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ इट स्क्वायर, खत्म, उसी से बन गया।
बहुत मुश्किल लग रहा है, ठीक लग रहा है? ठीक है, चलो और देखते हैं। अगर सेकंड क्लियर हो तो फिर फर्स्ट क्वेश्चन कराऊं। चलो देखो फर्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए से तुमने एक ऑब्जेक्ट थ्रो कर दिया सी डी की तरफ, राइट? ठीक है, हाँ सीढ़ी की तरफ। सी डी बिल्डिंग की तरफ। सीढ़ी Simultaneously, another object of mass 2m is thrown from the top of CD at angle of 60 to the horizontal towards AB with same magnitude of initial velocity as that of first object. ठीक है, क्या मास है? हाँ m और 2m मास है। तो 2m किस लिए जरूरत है? अच्छा सीढ़ी से भी थ्रो किया गया। अब ठीक है, मैंने केजी कर दिया। पहले आराम से क्वेश्चन पढ़ो और देखो दिमाग में क्या क्या आइडिया आ रहा है, क्या क्या बातें आ रही है इसको सुनने के बाद। कोलाइड होके नीचे ग्राउंड पे गिरे। पहले कोलाइड कहाँ पे हो रहा है वो सोचते हैं। ये डी निकालना है। पहले डी, हाँ पहले सोचो डी कैसे निकालेंगे, बाकी सब तो बात के बाद में। जहाँ पे दोनों स्टोन्स टकराएंगे, टकराएंगे वो निकालेंगे, और जो पहले उतना निकालते हैं, पहले उतना निकालते हैं, देखो सोचो इसके बारे में। पहले बताओ क्या ए बी को देख के लग रहा है कि ये बिल्डिंग से हॉरिजॉन्टल थ्रो है? यस सर। ऐसा हमने पढ़ाया है, बिल्डिंग से हॉरिजॉन्टल थ्रो करते हैं तो क्या होता है? क्या सीडी को देख के लग रहा है? बिल्डिंग से 3 केस पढ़े थे हमने, हॉरिजॉन्टल, अबव हॉरिजॉन्टल एंड बिलो हॉरिजॉन्टल। तो क्या ये बिलो हॉरिजॉन्टल वाला केस है? यस सर वही है। ये 2 केस पहचाने, आगे डिस्कस करते हैं। तो ये अच्छा क्वेश्चन है और देखना बेसिक बात से बन जाएगा, तो देखना ध्यान से, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तुम नोटिस करना है मैं क्या बता रहा हूँ। ठीक है, एक बॉल को तुमने थ्रो करा है, एक टावर का नाम था हमारा ए बी, राइट? और वहां से हॉरिजॉन्टल थ्रो करा, तो क्या ऐसा हो सकता है कि ऐसे जा रहा हो? यस सर। ठीक है, और एक ये हमारा दूसरा टावर है जिसका नाम था सी डी। यहाँ से भी तुमने एक बॉल थ्रो करी, बट इस बार हॉरिजॉन्टल नहीं थ्रो करी, बिलो द हॉरिजॉन्टल, ऐसे जाकर टकरा गए। हो सकता है ऐसा? ठीक है, जो जो इन्फॉर्मेशन है देख तो मैं लिखता जा रहा हूँ। ए बी की हाइट है हमारी 20 मीटर, सी डी की हाइट कितनी है? 30 मीटर। ठीक है, ए को हमने फायर करा कितनी स्पीड से? 10 मीटर पर सेकेंड। दूसरे वाले को भी फायर करा 10 से, बट कितने एंगल पे? 16, है ना? तो
इस साइड कंपोनेंट क्या आ जाएगा 10 cos 60 आई कैप नेगेटिव में, और डाउनवर्ड क्या आ जाएगा -10 sin 60 जे कैप, और फर्स्ट वाले का कौन है 10 आई कैप। ठीक है, अगर ये दोनों हिट हो रहे हैं तो अगर ये पहला हमारा y1 गिरा है तो दूसरा कितना गिरेगा y2, है ना। और y1 y2 में कुछ रिलेशन हो सकता है। अच्छा पहले y1 निकालते हैं, देखो y1 कैसे निकालूंगा, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, ठीक है ना, सही लिखा मैंने। Yes. माइनस समझ में आया क्यों बोला, डाउनवर्ड जा रहा है। ठीक, वैसे y2 को क्या लिखोगे -y2 इक्वल टू यू टी, यू कितना है -10 sin 60, साइमल्टेनियस है तो टाइम सेम होगा डिफरेंट होगा, साइमल्टेनियस है इसका मतलब अगर फर्स्ट को t सेकंड मिला तो सेकंड को भी t सेकंड मिला। पहले बताओ ये माइनस कैंसिल कर सकता हूँ, Yes. ठीक है। अब क्या मैं y2 को कुछ कह सकता हूँ y1 प्लस 10, सोचो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ भाई, दूसरी वाली बिल्डिंग 10 मीटर ज्यादा एक्स्ट्रा ऊंची थी क्या, तो अगर y1 2 मीटर है तो y2 12 मीटर होगा तभी तो हिट करेगा, आया। तो y2 को मैंने लिखा 10 sin 60 एक मिनट, यहाँ T2 नहीं लिखना चाहिए था, मुझे T लिखना चाहिए था ना। इक्वल टू y1 कितना था 5t स्क्वायर, तो 5t स्क्वायर तो कट ही गया, खुशी की बात है ना। √3t इक्वल टू 2, तो क्या t 2/√3 आएगा, देखो तुम लोग करके। तो y1 कितना था 5t स्क्वायर, बताओ भाई, फर्स्ट क्वेश्चन से निकाला मैंने। ठीक है ना, Yes. ठीक है। अब ये बताओ जो हमारा a है वो कितना फॉरवर्ड मूव करा x1, जो b है वो कितना फॉरवर्ड मूव करा x2, तो क्या x1 प्लस x2 को d कह सकता हूँ, Yes, sir. है ना। अब x1 कितना है मेरा 10 आई कैप इंटू टी, मॉड में इसलिए डाला क्योंकि जो डिस्टेंस है d डिस्टेंस है क्या, अच्छा हाँ पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव ही होना चाहिए। वैसे x2 को क्या लिखेंगे 10 cos 60 इंटू टी, है ना। cos 60 कितना हो गया 1/2, 15t तो नहीं हो गया, और t कितना था 2/√3, तो 10√3 तो नहीं आ जाएगा 30/√3, हाँ 10√3, तो इसका मतलब इसका आंसर 17.32 मीटर आना चाहिए। कमाल है ना। और देखो उसी बेसिक बात से बन रहा है सारा क्वेश्चन, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी। तो फिजिक्स को अगर इंटरेस्टिंग बोलते हैं तो वो इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि इनके क्वेश्चंस बहुत बढ़िया बनते हैं और देखने में लगते हैं भयंकर है बट बिल्कुल बेसिक बात से बन जाते हैं। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट बताने से पहले मैं ये जानना चाहता हूँ तुम लोग मोमेंटम समझते हो, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है, तभी सेकंड पार्ट बता पाऊंगा। इसको नोट कर लो फिर सेकंड पार्ट बताता हूँ। ऐसे क्वेश्चन करने का बस एक ही इंटेंशन होता है, तुम्हारा थॉट लेवल बढ़ जाएगा, अगली बार कुछ क्वेश्चन आएगा तो तुम सोच पाओगे। हाँ वही सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं।
सेकंड पार्ट था जब ये हिट हो गए, तो हिट होने के बाद कहाँ गिरे, ग्राउंड पे कहाँ गिरे वो बताना है। डी तो 17.32 आ गया, वो तो 2 बिल्डिंग के पीछे गैप आ गया। अब गैप में कहाँ गिरा वो बताना। देखो ये क्वेश्चन था, पढ़ो। फाइंड डी एंड वेयर कंबाइंड मास फॉल ऑन ग्राउंड। ठीक है ना, तो बिल्डिंग बी या डी से बताना कहाँ गिरा। तो देखो इस क्वेश्चन में कैच क्या है, यहाँ तक हो गया। अब देखना सेकंड पार्ट में क्या बताना चाह रहा हूँ। पहली बात तो यहाँ तुमको थोड़ा मोमेंटम वाली बात समझनी पड़ेगी कि जो फर्स्ट बॉल हमने थ्रो करी है, स्टोन जो भी था, क्या उसका मास m था यस सर। और स्पीड कितनी थी 10, है ना। जो दूसरा हमने थ्रो करा उसका मास कितना था 2m और स्पीड कितनी थी 10, सही ना। तो इस 2m इंटू 10 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आ गया 2m इंटू 10 इंटू कॉस 60। ठीक है, तो आज से एक रूल है, जब भी कोलिजन होगा तो तुम्हारे दिमाग में एक बहुत बेसिक बात आनी चाहिए, मोमेंटम कंजर्वेशन। ठीक है ना, मोमेंटम कंजर्व करवाना है, P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल। तो मैं x के लॉन्ग करवा रहा हूँ या y के लॉन्ग, x के, क्योंकि x के लॉन्ग कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो y के लॉन्ग नहीं करवा सकता क्योंकि y पे फोर्स लगता है अर्थ की वजह से। तो इनिशियल मोमेंटम फर्स्ट बॉडी का था m इंटू 10 आई कैप, सेकेंड बॉडी का कितना था 2m इंटू 10 cos 60 माइनस आई कैप। ठीक, अब ये दोनों जाकर क्या हुए, जब टकरा गए तो स्टिक हो गए क्या, तो अब टोटल मास कितना हो गया 3m और वेलोसिटी क्या हो गई v डैश। तो पहले m गया, ठीक है, क्या बचा 10 आई कैप। क्या cos 60 से 2 काट सकता हूँ, -10 आई कैप तो नहीं बन गया। हाँ, इसका मतलब v डैश कितना आ गया 0। इसका मतलब टकराने के बाद वो x पे जाएंगे या नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, v x 0 हो गया तो बस नीचे ही गिर जाएंगे, लेफ्ट राइट नहीं जाएंगे। टकराया, टकराने के बाद सीधा नीचे गिर गया क्योंकि x के लॉन्ग वेलोसिटी नहीं बची। सही है, तो कहाँ पे गिरेगा x1 पे गिरेगा, जिसको भी हमने पीछे कैलकुलेट करा था। x1 आया था 10, नहीं अभी तो एक काम और करना पड़ेगा। नहीं नहीं बन जाएगी बात, सही है 10t 20 था यस। और t कितना निकाला था हमने 17 10 आया, t आया था 2/√3 2/√3। तो इसका आंसर आना चाहिए 20/√3 फ्रॉम t। वैसे चौथा x2 भी निकाल सकते हो क्या, ठीक है, इतना नोट करो 20/√3। $11.55 आ रहा है, कैलकुलेटर से मैंने सॉल्व करा तो 11.55 मीटर। तो टकराने के बाद दोनों बॉल कहाँ गिर जाएंगी, पॉइंट नाम कुछ दे देता हूँ ई। तो जो पॉइंट ई है वो बी से कितना दूर है x1 और सी से कितना दूर है x। चाहे x1 निकाल दो चाहे x2 निकाल दो, सिर्फ एक ही निकाल के आंसर आ जाएगा। इससे तुम्हें ये सीखना चाहिए कि कोलिजन जब भी होगा तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है। ये आगे चैप्टर में आएगा, लॉ ऑफ मोशन, वहाँ डिटेल में पढ़ेंगे। हाँ नहीं, लॉज ऑफ मोशन में ही आएगा, बट अभी लॉज ऑफ मोशन पहुंचा नहीं ना, हम लोग तो प्रोजेक्टाइल पे हैं। और जो है आज से पेपर। चलो आई होप समझ में आ गया सबको, ठीक है। तो अब घर पे जाकर इसके खूब सारे क्वेश्चंस बनाओ, अगली क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे सर्कुलर मोशन पे। ठीक है, आई होप थोड़ा आइडिया लग गया प्रोजेक्टाइल का। बस क्वेश्चंस